गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट जो वीडियो में आपको बताया था एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, आज हम लोग उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मिक्स्ड फार्मिंग। देखिए, मिक्स फार्मिंग क्या होती है। मिक्स फार्मिंग इज द टाइप ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व्स बोथ द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड राइजिंग ऑफ लिव स्टॉक, यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करने के साथ साथ एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स रियरिंग भी करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इस टाइप की जो फार्मिंग है वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में की जाती है, खासकर आपके नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया में एंड द टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, इन सभी जगहों पर की जाती है। इसके अलावा एशिया कॉन्टिनेंट में भी इसकी इस टाइप की फार्मिंग की प्रैक्टिस की जाती है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, ठीक है, इन चाइना, इन सभी जगहों पर भी यहाँ की जाती है, कनाडा, रशिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये देख लीजिए। इस टाइप की जो फार्मिंग होती है ना, उसमें फार्म्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की तरह बड़ा होता है, लार्ज होता है, ना ही इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है उसकी जगह स्मॉल, इसकी तरह स्मॉल होता है, बल्कि मॉडरेट यहाँ पर फार्म्स होता है। यहाँ पर जो मेन क्रॉप जो ग्रो की जाती हैं वो वीट, बार्ले, ओट्स, राई एंड मेज, ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, यहाँ ग्रो की जाती हैं। देखिए, यहाँ का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फॉडर क्रॉप्स को भी यहाँ क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, क्योंकि फॉडर क्रॉप्स क्या है, ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, एनिमल्स को फीड कराने के लिए। ठीक है ना। तो एनिमल्स देख लीजिए, यहाँ कौन कौन से एनिमल्स की रियरिंग की जाती है, कैटल, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री। ये क्या है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं। ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ क्या बोलते हैं, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स के लिए, फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग्स के लिए कैपिटल का एक्सपेंडिचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर्स का भी क्या क्या यूज़ होता है, बहुत बड़े लेवल पर इसका यूज़ होता है। ठीक है। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग है। इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये इमेज जो दी हुई है इसमें देख सकते हैं किस तरीके से कैटल्स की रियरिंग की जा रही है अलोंग विद एग्रीकल्चर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो टॉपिक है डेयरी फार्मिंग। ठीक है। डेयरी फार्मिंग देख लीजिए। हाँ, डेयरी फार्मिंग जो है वो क्या है, हाईली कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग है। ठीक है। जिसमें कैपिटल की डिमांड ज़्यादा होती है और लेबर की डिमांड भी ज़्यादा होती है। क्योंकि फीडिंग एंड मिल्चिंग ऑफ एनिमल्स के लिए। ठीक है। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है वो जनरली एनिमल शेड बनाने के लिए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर फॉडर, यानी कि चारा अगर हम ला के रखेंगे तो कहीं स्टोर करके तो रखेंगे ना, तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है। फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स को भी क्या किया जाता है, खरीदा जाता है यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में, देखिए जो ये कैटल्स जो हैं वो चारों तरफ से बंधे हुए हैं गोल उसमें। ठीक है। तो ये क्या है, उनके मिल्चिंग मशीन्स लगी हुई हैं, जिससे क्या बोलते हैं, मिल्क को क्या बोलते हैं, निकाला जाता है। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, जो एनिमल्स की हेल्थ है, ठीक है ना, हेल्थ केयर, उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कैटल ब्रीडिंग पर ध्यान दिया जाता है, वेटनरी सर्विस पर ध्यान दिया जाता है इस टाइप की फार्मिंग में। क्योंकि एनिमल्स को कोई डिजीज़ ना हो, स्वस्थ रहें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उनके ऊपर उनके ब्रीडिंग का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता रहे। ठीक है। अब देख लीजिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो एक ये भी है कि इसका कोई ऑफ सीजन नहीं होता है कि भाई 4 महीने फसल हमने एग्रीकल्चर उगा ली और उसके बाद हम क्या बोलते हैं 2 महीने इंतजार करें या 3 महीने इंतजार करें, ऐसा नहीं है, बल्कि कोई पूरे साल की एक्टिविटी है। ठीक है ना। इसीलिए इसमें लेबर की डिमांड भी ज़्यादा होती है।
ठीक है। जनरली ये डेयरी फार्मिंग की जो प्रैक्टिस की जाती है वो जनरली अर्बन सेंटर के आसपास, इंडस्ट्रियल सेंटर के चारों तरफ ही की जाती है या उसके आसपास ही की जाती है। क्यों? क्योंकि वही क्या होते हैं, इस तरह की फार्मिंग को क्या करते हैं, मार्केट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, मार्केट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि नियर बाई मार्केट बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो गया है कि कई सारी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की वजह से रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन एंड कई सारी अदर प्रिजर्वेटिव जो प्रोसेसेस हैं उनके डेवलपमेंट होने की वजह से क्या हो गया है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके स्टोरेज की, ठीक है, इनके स्टोरेज का ड्यूरेशन क्या हो गया है, लंबा हो गया। हम काफ़ी लंबे टाइम तक उनको रख सकते हैं स्टोर करके और वो ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। जनरली इसको क्या बोलते हैं, नियर बाई मार्केट में ही उसको सेल किया जाता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, अब हम लोग ज़्यादा समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ जो मक्खन वगैरह जो आता है अमूल वगैरह, अमूल का, या चीज़ पनीर वगैरह जो आता है, तो आप लोग देखते हैं कि वो उसका टाइमिंग बहुत एक दिन का नहीं होता, 2 दिन का नहीं होता, बल्कि 4-5 दिन से या 6-7 दिन से ज़्यादा का होता है। फ्रीजर में उसको रखा जाता है। तो यही है। ठीक है, अब देखिए इसके रीजन देख लीजिए। जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है उसके मेन 3 रीजन्स हैं। कौन कौन से रीजन हैं देख लीजिए इसमें। पहला है आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। ऑब्वियसली बात है, हाईली डेवलप्ड एरिया है। डेनमार्क वगैरह यहाँ पर बहुत डेयरी फार्मिंग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, हाँ। उसके अलावा कनाडा और साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। ठीक है, इनको आप लोग मैप में भी क्या करेंगे, दिखाएंगे, ये जैसे यहाँ दिया भी हुआ है मैप में। ठीक है, तो ये सब क्या है, वर्ल्ड के डेवलप रीजन है और यहाँ पर डेयरी फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पर की जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। जिसका नाम क्या है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, जैसा ही नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि मेडिटेरियन क्या है, एक सी का नाम है। आप लोग देख सकते हैं, इस इमेज दे रखी है। ठीक है, हाँ। ये भी क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का टाइप है। ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चर है वो आपकी मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो देश हैं, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका में, उस सभी देशों में इस टाइप की एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए, मेडिटेरेनियन सी के आसपास के देशों के अलावा वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में जहाँ पर इस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहाँ पर भी ये इस टाइप की एग्रीकल्चर की जाती है। जैसे अगर हम बात करें यूएसए में, तो कैलिफोर्निया। ठीक है, यूएसए में क्या है आपका, कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ की जाती है। एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस तरीके की एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो समर होता है वो कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई, एंड विंटर क्या होता है, कोल्ड एंड माइल्ड रेन होती है। वहाँ पर रेनफॉल होता है विंटर में। इसीलिए यहाँ पर जो सिट्रस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, जो जूसी फ्रूट्स हैं, वो क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया में ग्रो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर किए जाते हैं। उसमें ही एक है जो हम लोग देख लेते हैं, ग्रेप कल्टीवेशन, जिसको बोला जाता है विटीकल्चर। आपने नाम सुना होगा, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, विटीकल्चर, वर्मीकल्चर, पिसीकल्चर। ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर ही आते हैं और उनके अलग अलग हम इसमें रियरिंग करते हैं, तो उसके नाम भी अलग अलग दिए गए हैं। जैसे सेरीकल्चर हो गया, तो क्या हो गया, उसमें जो सिल्क वार्म होता है उसकी रियरिंग करना। ठीक है, पिसीकल्चर में क्या हो गया, आपकी फिश की रियरिंग करना। तो ये सब अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं विटीकल्चर के बारे में। तो देखिए, ये ग्रेप कल्टीवेशन क्या है, वो मेडिटेरेनियन रीजन का एक स्पेशल फीचर है, स्पेशलिटी है। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑलिव्स एंड फिग्स भी क्या होते हैं, अंजीर जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऑलिव्स एंड फिग्स भी क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो वैल्यूएबल क्रॉप्स हैं और फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, वो सब ग्रो की जाती हैं विंटर टाइम में। और इसकी डिमांड यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है,
अब जो इन्फीरियर टाइप के जो ग्रेप्स होते हैं उनसे अलग और भी चीज़ें बना दी जाती हैं, जैसे इसमें रेजिन एंड उसको किशमिश वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये सब बना दिए जाते हैं। देखिए इसी में ही इसी टाइप के उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नेक्स्ट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हाँ, अब देखिए मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर क्या होता है, यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है यहाँ पर हाई वैल्यू क्रॉप्स, जिनकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, उस तरह की क्रॉप्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये क्या है, हाँ ये सब ग्रो किए जाते हैं और जनरली ये अर्बन मार्केट के लिए ग्रो किए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर जो फार्म्स का जो साइज होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, और जनरली उन्हीं एरियाज़ में इसको लोकेट किया जाता है जहाँ पर गुड मीन्स ऑफ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्टेशन के अर्बन एरिया से क्या करता हो, उन सेंटर्स को लिंक करता हो, ठीक है, क्योंकि अर्बन एरिया में बहुत हाई इनकम ग्रुप्स के कंज्यूमर क्या हैं, मिलते हैं और वही क्या बोलते हैं, इस चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हाई इनकम ग्रुप तो आप लोग पूछने लग जाओ कि सर क्या लो इनकम वाले नहीं खरीदते, सब खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली क्या है वो मार्केट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, ऑब्वियसली बातें होगी क्योंकि स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड पर भी ये भी की जाती है, ठीक है। इसमें इरिगेशन, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और तो और ग्रीन हाउस एंड आर्टिफिशियल हीटिंग का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके की एक्टिविटी है मार्केट गार्डनिंग में। ग्रीन हाउस आपको पता है कि, या आर्टिफिशियल हीटिंग का आपको पता है क्या होता है, जैसे हमने बताया भी होगा पढ़ाते समय 11वीं क्लास में कि जो कोल्डर एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, जिस वजह से जो वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हीटिंग का एक चैम्बर बना देते हैं, कांच का ग्लास का। उस चैम्बर की खास बात क्या होती है कि सनरेज को वो ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, जैसे सनरेज आती है उस ग्लास के अंदर आती हैं, उसको बाहर नहीं जाने देता, जिससे क्या होता है वो अंदर का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा वार्म हो जाता है और वहाँ पर वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। तो ये ऐसी एक्टिविटी है मार्केट गार्डनिंग में ही होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पर डेवलप है, वर्ल्ड के किस किस पार्ट में ये डेवलप है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। वो है आपकी नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेडिटेरेनियन रीजन्स, इन सभी जगहों पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। जैसे नीदरलैंड के बारे में बताया गया है, नीदरलैंड क्या है, नीदरलैंड जो है वो आपका ट्यूलिप के प्रोडक्शन में क्या है, ट्यूलिप जानते हैं ना आप लोग, इसके प्रोडक्शन में क्या है, नीदरलैंड का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा स्थान आता है वर्ल्ड में ट्यूलिप के प्रोडक्शन में। समझ में आ गया आप लोगों को, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब ही क्या होता है आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, इनको ग्रो करना, ठीक है। तो मार्केट गार्डनिंग जो एक्टिविटी है वो उसमें यही चीज़ों को ग्रो किया जाता है जो कि क्या है आपकी हाईली वैल्यूएबल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए ट्रक फार्मिंग, ठीक है। ट्रक फार्मिंग कहाँ की जाती है आपकी, वही उन्हीं एरियाज में जनरली की जाती है मेडिटेरेनियन सी के आसपास, ठीक है, हाँ, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ ईस्टर्न USA में, ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन में ये ग्रो की जाती है भी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रक फार्मिंग क्या होता है, जनरली क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं वो ट्रक कितना डिस्टेंस कवर करता है उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, इनका नाम दे दिया गया है ट्रक फार्मिंग, ठीक है। हाँ देखो, द रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, दिस फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स from the market is governed by the distance that a truck can cover overnight, hence the name truck farming, ठीक है। हाँ, यानी कि जहाँ पर ये इस तरीके के फॉर्म लगे हुए हैं, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो हो रहा है, फ्लावर वगैरह ग्रो हो रहा है, तो ओवरनाइट एक क्या बोलते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कितना सफ़र तय कर लेता है ट्रक अब मार्केट तक पहुंचने के लिए, तो इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया है, ट्रक फार्मिंग दे दिया गया है। जनरली ये जो होती है जैसे फ्लावर हो गया, अगर फ्लावर आप ग्रो कर रहे हैं
तो क्या होता है कि जनरली वो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या होता है, जल्दी जल्दी आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट में पहुंचाना होता है। तो इसमें ट्रक का क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल रोल हो जाता है कि वो नियर बाई जितने भी मार्केट हैं, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक के दूर के ओवरनाइट जिसमें जर्नी का होता है, वहाँ तक क्या बोलते हैं, पहुँचाने में क्या होता है, इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उनमें आए जो ट्रक फार्मिंग जो होती है कैसी होती है, हाईली मैकेनाइज्ड होती हैं एंड लेबर कॉस्ट क्या होती है यहाँ पर, हाँ, ज़्यादा होती है, ठीक है। और ज़्यादा होती है, लेकिन क्या किया जाता है इसको, बाहर से पुअर जो लोग हैं उनको बुलाकर, ठीक है, लेबर कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और जनरली ये क्या बोलते हैं, अर्बन मार्केट के आसपास ही क्या होते हैं, ये सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखिए, ट्रक फार्मिंग के अलावा एक और चीज़ आ रही है जो अभी एट प्रेजेंट जो देखी जा रही है, खासकर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वो है आपकी फैक्ट्री फार्मिंग, ठीक है। फैक्ट्री फार्मिंग मतलब फैक्ट्री में ही हम लोग क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों को ग्रो करते हैं, जैसे पोल्ट्री, ठीक है ना, एंड कैटल रियरिंग। पोल्ट्री जानते हैं ना, मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन तो कोई खेतों में तो होता नहीं है, तो एक तरीके से क्या होता है, आजकल ये भी हो गया है पोल्ट्री फार्म, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। तो ये भी क्या बोलते हैं, एक तरीके का फैक्ट्री फार्मिंग में आता है, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, उनके लिए स्टॉल्स एंड पैंस, फैड एंड मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ्स, ठीक है, उनको किया जाता है, और उनके जो बीमारियों से बचाने के लिए उनको काफ़ी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, मशीनरी के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, वही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वेटनरी सर्विसेज का भी इसमें क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है इस टाइप की फार्मिंग का, वो है आपका ब्रीड सेलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग, ठीक है। ब्रीड सेलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो ये फैक्ट्री फार्मिंग है, वो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है फैक्ट्री फार्मिंग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग द सिस्टम इन विच फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज, ये फार्मर्स लिखा गया, फार्मर्स हैं, फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज टू बाई कमोडिटी सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड सर्विसेज सच एज मार्केटिंग फॉर ऑपरेशन इन सर्टेन एरिया, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, और यहाँ दो दिए हुए हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। तो बहुत बेसिक अंतर दोनों में यही है, मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट में, बाकी डिटेल में आप लोग को भी बता दिया जाएगा। देखिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं वो अपने एग्रीकल्चरल जो इनपुट्स होते हैं, तो एग्रीकल्चर करने के लिए जो आपको मशीनरी की नीड होती है, जो पेस्टिसाइड्स की नीड होती है, फर्टिलाइज़र्स की नीड होती है, या अदर जितने भी मैन्योर्स की नीड होती है, इरिगेशन की, जितने भी इनपुट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पूल करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसमें लैंड को पूल नहीं किया जाता है, लैंड उनके पास ही होता है, लेकिन बाकी जो इनपुट्स होते हैं उनको क्या करते हैं ये लोग, पूल करते हैं कि भाई मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, तू मुझे ट्रैक्टर दे दे, और मेरे से तू क्या बोलते हैं ये ले जा, क्या बोलते हैं, तो मेरे से मैन्योर्स ले जा, पेस्टिसाइड्स ले जा, ठीक है। तो जिससे, और इसके अलावा क्या करते हैं ये लोग, अपना एक फंड बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, जो जो गरीब है उसको लोन दे दिया जाता है, जो फार्मर्स पुअर है या उनके पास नहीं है तो ग्रो करने के लिए क्या कर दिया जाता है, उनको लोन दे दिया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, वो बहुत कम इंटरेस्ट पर दिया जाता है, जिससे उनको फ़ायदा हो सके, उनको कर्ज में ना फंसना पड़े, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। लेकिन जो कलेक्टिव फार्मिंग है वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पर लैंड भी क्या होता है, लैंड का भी पूल होता है, रिसोर्सेज का तो पूल होता ही है, एग्रीकल्चर इनपुट्स का तो होता ही है, इसके अलावा लैंड एरिया का भी क्या होता है, पूल होती है, पूलिंग होती है। जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग ने क्या किया, कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर में क्या करेंगे वो लोग, 10 लोग, 10 का जो लैंड एरिया है वो सब आपस में क्या हो जाएगा, मिला दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें 10 लोग क्या करेंगे, अपने जो भी उनके पास इनपुट्स हैं उसके साथ क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर करेंगे। हाँ, छोटा सा एरिया हर किसी के पास होता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कलेक्टिव फार्मिंग में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लैंड की भी शेयरिंग की जाती है, एक अंतर है। तो देख लीजिए फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग में देख लीजिए, हाँ लिखा है ना, मेंबर्स पूल देयर लैंड, मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज इनटू अ सिंगल यूनिट,
हाँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या बोलते हैं आपके कलेक्टिव फार्मिंग में आ जाएगा ये। ठीक है, पूल देयर लैंड, क्योंकि लैंड को इसमें नहीं किया जाता है, मैन पावर को किया जाता है, रिसोर्सेज को किया जाता है। ठीक है, ओनरशिप ऑफ लैंड कंटिन्यू टू बी विद द इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ओनरशिप ऑफ लैंड कंटिन्यू टू बी विद द इंडिविजुअल मेंबर्स। द सोसाइटी इज फाउंड वॉलंटरली एंड इज रन ऑन cooperative principles. Member receive remuneration according to the work done and land contributed for joint cultivation. Members will have the option to leave the organization. ठीक है, यानी कि इन लोगों के पास क्या होता है, ऑप्शन भी होता है कि वो छोड़कर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पूलिंग इन देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। ठीक है, इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन में, इटली में, इन सभी देशों में ये कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत ज़्यादा क्या रही, सक्सेसफुल रही, खासकर डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। ठीक है, इतनी सक्सेसफुल रही कि वहाँ का जो हर मेंबर जो है वो क्या है, एक कोऑपरेटिव का, हर फार्मर जो है वहाँ पर एक कोऑपरेटिव का क्या है, मेंबर है। ठीक है, कलेक्टिव फार्मिंग देख लीजिए। तो कलेक्टिव फार्मिंग का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर्स। ठीक है, हाँ, ये जनरली ये जो इसको क्या बोलते हैं, रशिया में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सोवियत यूनियन जिसको हम लोग बोलते हैं, और वहाँ पर इसको बोला जाता था कोल खोज मॉडल। क्या बोला जाता था, कोल खोज मॉडल। ठीक है, यहाँ पर फार्मर्स क्या करते हैं, पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज, इसमें लैंड भी होगा, लिव स्टॉक भी होगा, लेबर भी होगा, सब क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसमें सबकी सब पूल किया जाता है। ठीक है, और उनके पास थोड़ा बहुत लैंड एरिया उनको अलाउ किया जाता है अपने पास रखने के लिए, ताकि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आ गई कलेक्टिव फार्मिंग। तो यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस दे रखा है, अगर आप लोगों के मन में डाउट हो कि सर ये दोनों सेम लग रहा है, जनरली थोड़ा वो सेम होता भी है, बहुत थोड़ा ही इसमें अंतर होता है। देख लीजिए क्या 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 इसमें डिफरेंस है। ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, देख लीजिए। इन कोऑपरेटिव फार्मिंग फार्म्स आर ओन्ड बाय सेवरल फार्मर्स हु पूल देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली, वर्क टुगेदर एंड शेयर द प्रॉफिट और प्रोड्यूस। ठीक है, वाइल इन कलेक्टिव फार्म्स आर ओन बाई प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव यूनियन। देखिए, वहाँ पर क्या है कि जो फार्म्स होते हैं, जो खेत होते हैं, वो फार्मर्स में होते हैं, फार्मर्स की उसमें मतलब फार्मर्स के पास होते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो फार्म्स होंगे वो किस में आएंगे, प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव यूनियन में होंगे, कोऑपरेटिव यूनियन के पास होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लैंड एंड लेबर। यानी कि यहाँ पर सब चीज़ क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, उस यूनियन के अंडर में आएगा, और वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू उसका कैपेसिटी क्या कर देंगे, वर्क डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो भी क्या बोलते हैं प्रोडक्शन होगा उसको क्या करते हैं वो लोग, अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिसिपेशन क्या कर देते हैं, उस पर बांट देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कलेक्टिव फार्मिंग। जनरली ये कलेक्टिव फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर डाउट पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका टॉपिक, एग्रीकल्चर टॉपिक अब ख़त्म होता है, और आप लोग अगर कोई भी अगर आपको परेशानी है समझने में तो आप इसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।